हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में हम परमाणु संरचना पर बात कर रहे थे और परमाणु संरचना के अंतर्गत हमने विभिन्न टॉपिक्स कवर किए थे। आज हम अपने उसी वीडियो लेक्चर को या आप कहें कि उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना के अंतर्गत पिछली बार हमने जो पॉइंट पढ़ा था उसको थोड़ा सा एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद में उस पर बेस्ड जो आगे के पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में सबसे जो लेटेस्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो था बोर का परमाणु मॉडल। यानी नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में सुधार करते हुए किस प्रकार से अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। इस मॉडल की क्या खास बात है, इसमें कौन कौन से मुख्य पॉइंट शामिल हैं, आइए उनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि नील्स बोहर के भी मॉडल में रदरफोर्ड के समान ही परमाणु का जो केंद्रीय भाग है वो इस प्रकार से एक धनावेशित गोले के रूप में माना गया और जिसे हम नाभिक के नाम से जानते हैं। तो आप जानते हैं कि परमाणु का जो सेंटर होता है वो इस प्रकार से धनात्मक आवेशित क्षेत्र है और इसे हम नाभिक के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस। फिर उसके बाद में नील्स बोहर ने यहां पर कुछ और पॉइंट्स ऐड किए थे, जैसे इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित ऊर्जा के क्षेत्रों में चक्कर लगाते हैं। तो अगर हम इन निश्चित ऊर्जा के क्षेत्रों को देखें तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। यानी वृत्तीय रूप में ये हर जो ऊर्जा स्तर है वो नाभिक को केंद्र बनाते हुए इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है और नाभिक के चारों ओर ये वृत्तीय रूप में व्यवस्थित रहते हैं और इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। इनके घूमने का जो कारण बताया गया था वो बताया गया था कि नाभिक के ऊपर जो धनावेश है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ऋणावेश है, इनकी वजह से इनके बीच में कूलाम का आकर्षण बल लगता है और इसी बल के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी कक्षा में घूमते हैं। तो ये इस प्रकार से बोर का परमाणु मॉडल था। अब नील्स बोहर ने इन कक्षाओं को कुछ नाम भी दिया था, जैसे जो सबसे आंतरिक कक्षा है, जो नाभिक के बिल्कुल पास वाली कक्षा है, उस कक्षा को नाम दिया गया था के कक्षा। इसी तरह से नाभिक के बाद जो अगली कक्षा थी उसे नाम दिया गया है एल कक्षा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो है इस तरह से एम और उसके बाद जो है वो एन कोश या इसे हम एन कक्षा भी कह सकते हैं। तो के एल एम एन ये इस तरह से दिए गए नाम थे। इन्हें आप इस प्रकार से 1 2 3 4 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी के को जो है इस प्रकार से 1, एल को 2, एम को 3 और एन को 4 लिख सकते हैं। तो ये जो है ऊर्जा कोश है। अब इनकी ऊर्जाओं के बारे में नील्स बोहर ने बताया था कि ऊर्जा जो है वो इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में होती है। यानी अब जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा का जो स्तर है वो बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है वो सबसे बाह्यतम कोश की, या यहां पर आप देखें तो एन कोश की होगी। अगर एन से ज्यादा है तो उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम जो ऊर्जा है वो के कोश की होगी, क्योंकि ये इस नाभिक के सबसे ज्यादा नजदीक पर स्थित है। अब के से ज्यादा ऊर्जा एल की होगी, एल से ज्यादा एम की और एम से ज्यादा एन की होगी। तो यहां पर ये जो मॉडल है वो नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। तो देखिए, नील्स बोहर के परमाणु मॉडल में जो नाभिक है और उसके चारों ओर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नील्स बोहर ने इन चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों का जो ऊर्जा स्तर है इसे सर्कुलर या आप कहें कि वृत्तीय क्षेत्र माना था। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्तीय रूप में गति करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारी पॉइंट्स जो है वो इस प्रकार से नील्स बोहर के परमाणु मॉडल में नहीं समझाए जा सके, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि जीमान और स्टार प्रभाव भी नील्स बोहर के परमाणु मॉडल के द्वारा नहीं समझाए जा सके। तो इन्हीं पॉइंट्स को समझाने के लिए या आगे और जब एक्सपेरिमेंट हुए तो एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था सोमरफेल्ड। तो सोमरफेल्ड ने अपनी थ्योरीज में, अपने कुछ एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि नील्स बोहर ने जहां पर परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनों का जो क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षा है उसे वृत्तीय माना था। लेकिन यहां पर उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, इस तरह से दीर्घवृत्ताकार, और जिसमें इस प्रकार से लघु और दीर्घ अक्ष अलग अलग होती है। यानी कि नाभिक से दूरी जो है वो घटती रहती,
यानी कम और ज्यादा होती रहती है। जब कभी ये दीर्घ और लघु अक्ष बराबर हो जाते हैं तो कक्षा की आकृति वृत्ताकार हो जाती है। तो इस प्रकार से सोमरफील्ड ने नील्स बोहर के परमाणु मॉडल में कुछ और बातें ऐड की और इन्हीं बातों के आधार पर आगे फिर ये एक जैसे आप कह सकते हैं कि परिणाम निकल करके आया कि नील्स बोहर ने जो वृत्तीय कक्षा बताई थी या जिन कक्षाओं में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के घूमने का विवरण दिया था, उन कक्षाओं के भी आगे इस प्रकार से कई स्तर हो सकते हैं और आज हम उन्हीं स्तरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट, और वो ये है कि कोश, उपकोश और कक्षक क्या होते हैं। यानी एनर्जी लेवल जो मुख्य ऊर्जा कोश है, उसके बाद में उप ऊर्जा कोश है, और इस तरह से जो ऑर्बिटल्स या कक्षक हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं। देखिए, नील्स बोहर ने परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने वाले क्षेत्र को कक्षा कहा था, या आप उसे कोश या ऊर्जा स्तर के नाम पर भी देख सकते हैं। देखिए, इसके बहुत सारे नाम हैं, तो यहां पर मैंने आपको लगभग सभी नाम जो है वो लिख दिए हैं ताकि इनमें कंफ्यूजन ना हो कि ये किसे कहा जाएगा। जैसे जब इलेक्ट्रॉन के हम मुख्य कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर, कक्षा, ऑर्बिट या शेल की बात करेंगे तो आप जानते होंगे कि नील्स बोहर ने इनके लिए कुछ नाम दिए हैं, के, एल, एम और एन, या इसी को हम एन बराबर 1, 2, 3 और 4 इसी तरह से आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो जो मुख्य ऊर्जा कोश है, या जैसे हम कोश, ऊर्जा स्तर, ऑर्बिट या शेल कहते हैं, वो इस प्रकार से किसी नाभिक के चारों ओर का जो क्षेत्र है जिसमें ऊर्जा बाहर जाने पर या नाभिक से दूर जाने पर बढ़ती, इन्हीं को कोश या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। लेकिन बाद के एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि ये कोश या ऊर्जा स्तर जो है वो अकेले या एकाकी स्ट्रक्चर नहीं, इनके अंदर भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो फिर इस प्रकार से ये संकल्पना दी गई कि कोशों के अंदर उपकोश होते हैं, या जिसे हम उप ऊर्जा स्तर या सब शेल भी कह सकते हैं। इन उप ऊर्जा स्तर या उपकोशों को इस प्रकार से कुछ नाम दिए गए हैं। इन्हें एस, पी, डी और एफ नाम दिया गया। यानी ये 4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो अगर आप बहुत ज्यादा आगे हायर क्लासेस वगैरह में अगर रिसर्च वगैरह की बात करें तो इससे भी ज्यादा होते हैं, लेकिन हमारे लेवल तक हम ये मानते हैं कि 4 प्रकार के उपकोश होते हैं। तो अब यहां ध्यान रखिएगा कि एस, पी, डी, एफ उपकोश हैं जो किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में पाए जाएंगे। तो यहां पर देखिए कि एस, पी और डी, एफ 4 प्रकार के उपकोश हैं। सिर्फ 4, संख्या 4 नहीं है, 4 प्रकार है, और यहां पर इनको एस, पी, डी, एफ के नाम से जाना जाएगा। अब इन उपकोशों के अंदर भी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम कक्षक या ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। ये कक्षक या ऑर्बिटल जो है वो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, या आप कहें कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर वो क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। तो जब हम एस उपकोश की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसमें 1 कक्षक होगा, पी में जो है वो 3 कक्षक होंगे, इसी तरह से डी में जो है वो 5 कक्षक होते हैं, और एफ में 7 कक्षक होते हैं। तो बेसिकली आप यहां पर सिर्फ इतना पॉइंट याद रखें कि नील्स बोहर ने जो इस प्रकार से के, एल, एम, एन मुख्य ऊर्जा स्तर, कोश या ऑर्बिट या शेल के बारे में बात की थी, उनको भी आगे प्रयोगों में देखा गया कि उनके अंदर भी बहुत सारे स्तर हैं। तो ये स्तर जो है वो मुख्यतः 3 स्तरीय संरचना के रूप में बांटा गया। सबसे पहले कोश, कोशों के अंदर होते हैं उपकोश, और उपकोशों के अंदर होते हैं कक्षक। अब अगर आप बात करें कि किस कोश में कितने उपकोश हैं, तो जब आप बात करेंगे पहले यानी n बराबर 1 यानी k कोश की जब बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें एक ही उपकोश है। फिर जब आप इस प्रकार से n बराबर 2 की बात करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि उसमें s और p 2 हो जाते हैं। इसी तरह से जब आप फिर n बराबर 3 की बात करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें s, p और d हो जाते हैं, और जब आप n बराबर 4 की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि उसमें s, p, d और f चारों प्रकार के उपकोश पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी मुख्य ऊर्जा स्तर में या सभी कोशों में जो उपकोशों की संख्या है वो समान हो। यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला जो कोश है n बराबर 1 या जिसे हम k के नाम से जान रहे हैं, उसमें केवल एक ही उपकोश है k, यानी सॉरी k के अंदर एक ही उपकोश है s। इसी तरह से अगर आप
सेकंड की बात करें, n बराबर 2 या L की बात करें, तो वहां पर आप दो उपकोष देखेंगे, S और P। इसी तरह से अगर आप n बराबर 3 यानी M की बात करें, इस M की बात करें, तो इसमें SPD हो जाएंगे। और अगर आप इस N कैपिटल N वाले कोष की बात करेंगे तो उसमें SPDF हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जिसे नील्स बोहर ने सिर्फ ऊर्जा स्तर के रूप में व्यक्त किया था, आधुनिक प्रयोगों में उनको इस प्रकार से आगे उपकोषों में और उपकोषों को कक्षकों में बांटा गया। तो ये एक हायरार्की क्रम याद रखिएगा। उसके बाद में उपकोषों में उपकोष जो है वो 4 प्रकार के SPDF, और इन सब में कक्षकों की संख्या फिक्स होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में थोड़ा बहुत इनके बारे में परिभाषाओं के तौर पर, आप अगर मान लीजिए 3 मार्कर्स में पूछ लिया जाए कि कोष क्या होते हैं, उपकोष क्या होते हैं, या इस तरह से कक्षक क्या होता है, तो ये 3 मार्क्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यहां से 3 मार्कर्स आने की संभावना काफी अधिक। तो कोष, ऊर्जा स्तर या शेल क्या होते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट कि परमाणु के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथ। आपको याद होगा कि नील्स बोहर ने निश्चित ऊर्जा के वृत्ताकार पथों की बात की थी, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इन्हें कोष कहा जाता है। तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है और जिनकी आकृति वृत्ताकार होती है और इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इनको शेल ऊर्जा स्तर या कोष कहा जाता है। सबसे आंतरिक कोष की ऊर्जा सबसे कम और सबसे बाह्यतम कोष की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। तो आपको याद होगा कि K की जो ऊर्जा है वो सबसे कम, और इसी तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऊर्जा का जो मान है वो बढ़ता जाएगा, ऊर्जा जो है वो इस प्रकार से बढ़ती जाएगी। तो नाभिक के पास जो कोष है उसकी ऊर्जा सबसे कम और सबसे बाह्यतम कोष की ऊर्जा सर्वाधिक होगी। फिर उनको इस प्रकार से व्यक्त करने के लिए नील्स बोहर ने कुछ प्रतीक दिए थे। जैसे आपको याद हो KLMN, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि KLMN या इससे आगे MNOP वगैरह से भी आप इनको डिनोट कर सकते हैं। तो विभिन्न ऊर्जा कोषों को KLMN या 1 2 3 4 ध्यान रखिएगा। N जब हम स्मॉल लिखेंगे तो स्मॉल n का मतलब होता है सभी ऊर्जा कोष, यानी ये सभी ऊर्जा कोषों का एक प्रतीक है। जब आप n बराबर 1 2 3 या 4 लिखते हैं तो 1 का मतलब होता है K, 2 का मतलब होगा L, 3 का मतलब होगा M और 4 का मतलब होगा N, या इससे आगे अगर 5 की बात करेंगे तो वो O या उसी से आगे इस प्रकार से चलते रहेंगे। तो ऊर्जा कोष, ऊर्जा स्तर, वृत्ताकार पथ निश्चित ऊर्जा के होते हैं। आंतरिक की ऊर्जा सबसे कम और सबसे अधिक जो है वो बाहरी कोष की होगी, और इनको KLMN या 1 2 3 4 से निरूपित करते हैं। फिर उसके बाद में देखिए उपकोष, सब शेल क्या होता है, यानी कोषों के अंदर पाए जाते हैं उपकोष। तो ये उपकोष जो है वो क्या होते हैं? तो प्रत्येक कोष जो है, प्रत्येक कोष जैसे अभी हमने बात की थी KLMN वाला जो क्षेत्र है, तो प्रत्येक कोष जो है वो, कोष को कक्षा भी कहते हैं, एक या अधिक उपकोषों से बना होता है। अब एक या अधिक से मतलब क्या है? आपको याद होगा कि n बराबर 1 है तो उसमें एक ही है S, और इसी तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे उपकोषों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, और इन्हें SPDF से निरूपित किया जाता है। फिर उसके बाद में आप देखिए SPDF, ये 4 उपकोष हैं और चारों में जो कक्षकों की संख्या है वो निश्चित है। S में 1, P में 3, D में 5 और F में 7 कक्षक होते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा कि सभी उपकोषों में कक्षकों की संख्या फिक्स होती है। 1 S में, 3 P में, D में 5 और F में 7 कक्षक होते हैं। तो ये है सब शेल या उपकोष, 4 प्रकार के SPDF। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है कि कक्षक क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो ऑर्बिटल्स जो है वो इन तीनों स्तरों में सबसे निम्न का स्तर है। तो सबसे ऊपर जो है वो ये था कोष, उस कोषों के अंदर थे उपकोष और उपकोषों के अंदर होते हैं कक्षक। तो कक्षक या ऑर्बिटल्स, आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर शब्द है ऑर्बिटल, और जब हम कोष की बात करेंगे तो उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल, यहां पर कक्षक है और वो था कक्षा। नहीं, आगे अभी अगली स्लाइड में हम इसको फिर से क्लियर कर लेंगे। तो कक्षक क्या होता है? कक्षक की परिभाषा 3 मार्कर्स में पूछी जा सकती है, ध्यान रखिए। तो किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर त्रिविम का वह क्षेत्र, यानी जैसे ये परमाणु का नाभिक है, पॉजिटिवली चार्ज क्षेत्र है, तो इसके चारों ओर त्रिविम का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, यानी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जहां सर्वाधिक होगी वो क्षेत्र कक्षक कहलाएगा।
तो कक्षक की ये परिभाषा दी जाती है, ऑर्बिटल की ये परिभाषा दी जाती है। फिर ये कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, यानी किसी एक कक्षक की जब आप बात करेंगे तो उसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अधिकतम, मतलब इससे ज्यादा नहीं। इससे कम हो सकते हैं, हो सकता है कोई कक्षक खाली भी रह जाए जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, या हो सकता है किसी कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन कभी भी किसी भी कक्षक में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अधिकतम संख्या 2 इलेक्ट्रॉनों की होती। तो यहां पर अगर आप कक्षकों की आकृति देखें, मतलब कक्षक जिस उपकोष में होंगे उसके आधार पर आकृति होती है। जैसे एस उपकोष के कक्षकों की आकृति क्या होगी, पी, डी या एफ की। तो यहां पर 3 की आकृति बताई जाती है, एस, पी और डी की। एफ की आकृति जटिल होती, इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की जाती। अब देखिए एस जो उपकोष है इसके कक्षकों की आकृति गोलाकार होगी, ये एक स्फेयर या एक गोले के फॉर्म में होंगी। जो पी उपकोष है उसके कक्षकों की आकृति डंबल के आकार की होगी। डंबल देखा हो ना, वेट ट्रेनिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है, उसी तरह की डंबल। और इसी तरह से जब हम एस उपकोष के कक्षकों की बात करेंगे तो ये द्विडंबल या डबल डंबल आप कह सकते हैं, ये द्विडंबल प्रकार की स्ट्रक्चर होंगे। इसमें 2 डंबल, एक तरफ ये और एक तरफ ये, 2 डंबलों की आकृति आपको दिखाई देगी। तो ये आकृति के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एस की आकृति गोलाकार, पी कक्षकों की आकृति डंबल के समान, और यहां पर जो है डबल डंबल या द्विडंबल के आकार की संरचना होती है। तो कक्षक, तो यहां पर आपने देखा कि जो कोश है वो इस प्रकार से बंटे होंगे उपकोशों में, और उपकोष जो है वो बंटे होंगे कक्षकों में। तो ये हायरार्की स्तर जो है, एक जैसे आप कह सकते हैं कि जो क्रम है जिसमें सबसे ऊपरी या सबसे जो जैसे आप कह सकते हैं कि बड़ा क्षेत्र है, कोश है, उसके अंदर उपकोष होंगे और उसके अंदर कक्षक पाए जाते हैं। कोशों को KLMNO4 या सॉरी KLMN या फिर 1 2 3 4 से डिनोट किया जाता है। उपकोशों को SPDF से, 4 प्रकार के SPDF, और कक्षक S में 1, P में 3, D में जो है 5 कक्षक होंगे और F में जो है वो 7 कक्षक होंगे। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि कक्षकों की आकृति फिक्स होगी। एक चीज यहां पर और हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं कि S, P, D या F, इनमें कक्षक कितने हो सकते हैं, जैसे इसमें 1 कक्षक होता है, इसमें 3 कक्षक होते हैं, और इसमें जो है 5 कक्षक होते हैं, और इसमें 7 कक्षक होते हैं। तो अभी हमने बात की कि किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि SPDF में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इन कक्षकों में, तो देखिए S के पास में कक्षक कितने हैं, 1। तो इसमें अधिकतम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अगर यहां लिखें हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो एक कक्षक में 2 आ सकते हैं। अगर हम बात करें P की, तो P में 3 कक्षक हैं, तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें D की, तो D में 5 है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम। और F में अगर हम बात करें तो 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। जब इतने इलेक्ट्रॉन इनमें होंगे इन उपकोशों में, तो ये जो उपकोश है वो पूर्ण भरे माने जाएंगे, यानी वो इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह से भरे हुए हैं। इससे कम भी संख्या हो सकती है, मतलब अगर आप देखें तो F में जो है 14 से कम भी कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी तरह से P में 6 से कम अगर हैं तो वो कितने भी हो सकते हैं, 1 से लेकर के 5 तक, या तो अगर 6 है तो वो पूर्ण भरा कक्षक माना जाएगा। तो यहां पर इस प्रकार से ये हायरार्की देखिएगा, और सभी उपकोशों में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि इसका मतलब क्या है, या ये जो नियम वगैरह है इनका मतलब क्या है। अभी हमने ये तीनों हायरार्की क्रम या इस तरह से जो तीनों पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं कि तीनों स्तर जो है वो क्या होते हैं, या उपकोश, कक्षक या जो मुख्य ऊर्जा स्तर है वो सब क्या है। अब इन सभी में इलेक्ट्रॉन को भरने के कुछ नियम दिए गए हैं, उन नियमों के बारे में आज हमें चर्चा करनी। तो देखिए सबसे पहले अगर आप कोशों के बारे में बात करेंगे, KLMN या इस तरह से 1 2 3, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जो नियम दिया गया है उस नियम को कहा जाता है बोरबरी योजना। यानी बोरबरी योजना एक ऐसा नियम है, कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे प्रस्ताव दिए गए
जिसमें कोशों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएं, इनके बारे में इनके बारे में पॉइंट्स बताए जाते हैं। जैसे के, एल, एम, एन या 1 2 3 4 इन ऊर्जा कोशों के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाएंगे, इसके लिए बोर-बरी योजना दी गई। तो आप जब भी बोर-बरी योजना के बारे में बात करें तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये कोशों के इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात कर रहा है, इसे उपकोशों या कक्षकों से मतलब नहीं है। यानी बोर-बरी योजना सीधे सीधे किसके लिए होगी, कोशों के लिए। इसी तरह से अगर जब हम उपकोशों के लिए बात करेंगे, यानी उपकोशों में इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाएंगे, सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का कौन सा जो नियम है, तो इसके लिए आपको याद रखना होगा अफबाऊ सिद्धांत, अफबाऊ या अफबाऊ सिद्धांत। तो जब भी आप बात करें अफबाऊ सिद्धांत की, तो दिमाग में तुरंत एक ही चीज आनी चाहिए कि भाई ये उपकोशों में, यानी एस, पी, डी और एफ, इन 4 उपकोशों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे, किस क्रम में भरे जाएंगे, इसके लिए अफबाऊ सिद्धांत दिया गया। इसी तरह से जब हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हमें पढ़ना होगा हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। यानी जो हुंड का जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का जो नियम है, ये कक्षकों में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने के बारे में बताएगा। तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई हुंड किसके लिए है, या अफबाऊ का नियम किसके लिए दिया गया, या बोर-बरी नियम किसके लिए दिया गया। तो यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि बोर-बरी जो है वो ऊर्जा कोशों में, या जो मुख्य ऊर्जा कोश है जिसे हम शेल कहते हैं, KLMN या 1 2 3 4 से, उनमें इलेक्ट्रॉन भरने के बारे में बताएगा। और वो है वो स्ट्रिक्टली सब शेल के बारे में बात करेगा, और हुंड जो है वो कक्षकों के बारे में बात करेगा। तो इन तीनों नियमों को एक एक करके देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से पॉइंट्स बताए गए। तो सबसे पहले बात करते हैं बोर-बरी योजना। तो ये सिद्धांत कब दिया गया, तो परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में यानी जो KLMN वाला या 1 2 3 4 वाला जो क्षेत्र है, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने सन 1921 में ये सुझाव दिए थे। और इनमें कोशों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जो नियम है वो इस प्रकार से है। तो सबसे पहला पॉइंट कि परमाणु की किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है। यहां n बराबर 1 2 3 4 या KLMN। अब यहां पर ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या है कि जो भी ऊर्जा स्तर होगा, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर बात करें कि ये नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर जैसे ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, तो n बराबर 1, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इस सूत्र से 2n² से दी जाएगी। तो यहां पर आप 2n² में n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। यानी पहले कोश में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पहला कोश 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। अब यहां कोश की बात हो रही है, कक्षक की नहीं। कारण क्या है कि देखिए पहला कोश जो है वो नाभिक के बहुत पास में, और जब बहुत पास में है तो इसकी त्रिज्या बहुत कम है। आप देखिए बिल्कुल छोटा सा है, और इसकी त्रिज्या कम होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का जो स्पेस है वो भी कम है। इसीलिए पहले कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्षेत्र है, या आप कहें कि कोशों की जो त्रिज्या है वो बढ़ती जाएगी, और इसकी वजह से उनमें अधिक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इसीलिए ये सूत्र दिया गया है कि 2n²। जैसे अगर आप बात करें, ये K के लिए था, अगर ये इस L कक्षा के लिए हम बात करें तो L के लिए n बराबर 2 होगा, और वहां पर अगर इस फॉर्मूले में रखें मान तो ये आ जाएगा 8। यानी दूसरे कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि भाई इतने ही आएंगे, इससे कम भी आ सकते हैं। जैसे अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब उसके पास में पहला कोश ही पूरा भरा नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये अधिकतम संख्या है, इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकते। तो पहला नियम काफी इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट कि किसी भी परमाणु के जो कोश हैं, मुख्य ऊर्जा कोश है, उनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2n²। देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये अंतिम कोश या बाह्यतम कोश पर लागू नहीं होता। बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 ही आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो 2n² वाला नियम है ये आउटर मोस्ट शेल पर लागू नहीं होता है। आउटर मोस्ट शेल में तो अधिकतम 8 ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो दूसरा पॉइंट है वो यही है कि परमाणु के बाह्यतम कोश में, अब चाहे वो कितने ही नंबर का कोश क्यों ना हो, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 से ज्यादा नहीं हो सकती।
यानी 8 ही आएंगे बस, 8 से जो है ज्यादा नहीं आ सकते, चाहे फिर आप उसका नंबर जो है वो तीसरा चौथा कुछ भी रखे, लेकिन अधिकतम 8। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी कोश में अगर अधिकतम संख्या ज्ञात करनी हो तो 2n², लेकिन बाह्यतम कोश में 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। फिर उसके बाद में कि अंतिम से ठीक पहले वाली, यानी जो सेकंड लास्ट, जिसे कई बार हम कह देते हैं उपांतिम, यानी बिल्कुल जो लास्ट में, जैसे मान लीजिए किसी में अगर K L M N और 4 कोश हैं, तो अगर N जो है लास्ट है तो M जो है वो उपांतिम या अंतिम से ठीक पहले वाला बन जाएगा, या जैसे हम सेकंड लास्ट भी कह सकते हैं। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे ये नाभिक है, मैं एक साइड से बनाता हूं, A K, उसके बाद में L, फिर M और फिर N, K L M और N, ये 4 कक्षक, सॉरी 4 कोश है। तो अगर बाह्यतम कोश से पहले वाला, जैसे यहां पर M की अगर बात करें, तो M में अगर हमें 8 से ज्यादा भरने, क्योंकि आप अगर देखें तो M जो है वो तीसरे नंबर का है, N बराबर यहां पर 3 होगा, तो इस हिसाब से यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2n² के हिसाब से यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन यहां पर एकदम से 18 नहीं भरेंगे, यहां पर पहले 8 भरे जाएंगे, और 8 के बाद अगला जो 9वां इलेक्ट्रॉन पहले इसमें नहीं जाएगा, पहले वो इस n वाले या बाह्यतम में जाएगा। पहले इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर पूरे होंगे, फिर उसके बाद जैसे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाह्यतम कोश में, फिर उसके बाद 9वां इलेक्ट्रॉन वापस इस m में भरा जाएगा। इसके आगे हम आबव सिद्धांत में भी बात करेंगे, लेकिन पॉइंट इतना सा है कि भाई बाह्यतम से बिल्कुल जो अंदर वाला है, जो सेकंड लास्ट है उपांतिम है, उसमें 8 से ज्यादा तभी होंगे जब बाह्यतम में पहले 2 भर लिए जाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए इसी में अगर 9वां इलेक्ट्रॉन भरेगा तो फिर ये अंतिम बनने लगेगा, और अंतिम के लिए अभी हमने बात की कि उसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो पहले 8 से ज्यादा जाने के लिए यहां पर एक और अंतिम बना दिया जाए, और फिर उसके बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन भर लीजिए आराम से। अगला पॉइंट, उसके बाद में अंतिम, एक सेकेंड रुकिए, उसके बाद ये देखिए यहां पर लिखा है कि बाह्यतम कोश में 2 से अधिक होने के लिए उपांतिम में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहां पर एक चीज और, कि जैसे यहां पर अभी हमने बात की कि KLMN, यहां पर इस तरह से 2 से ज्यादा, अभी जैसे यहां 2 भर दिए थे और यहां पर 8 पहले हो गए थे, तो 8 से 9वां करने के लिए इसमें पहले 2 भरे गए थे। तो अब यहां पर ध्यान रखिए कि इसमें अब 2 से, बाह्यतम कोश में 2 से ज्यादा होने के लिए पहले इसमें 18 पूरे हो जाने चाहिए। बस इतना सा पॉइंट है कि N यानी जो सबसे बाह्यतम है उसमें जो है 2 से ज्यादा होने के लिए पहले जो है M में 18 हो जाने चाहिए। बस इतना सा पॉइंट है कि उपांतिम में 18 होंगे, तभी उसके बाद में बाह्यतम कोश में 2 से ज्यादा होंगे। अब है कि उपांतिम में 18 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये भी एक पॉइंट है कि जो सेकंड लास्ट है उसमें चाहे नंबर कितना भी हो, वो हो सकता है चौथा पांचवा कोई भी हो, लेकिन वो उसमें 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो ये भी एक नियम है। तो कुछ यहां पर पीछे के जो 2-3 पॉइंट है वो कंफ्यूजिंग से हो सकते हैं, लेकिन 1-2 बार आप उन्हें पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली समझ लेंगे कि इनका मतलब क्या है। फिर उसके बाद में कोशों में इलेक्ट्रॉन आंतरिक से बाहरी क्रम में भरे जाते हैं। तो ये सिंपल सा पॉइंट है कि सबसे पहले इस तरह से जो है नाभिक के K कोश में आएंगे, फिर उसके बाद में L, फिर उसके बाद में M, और फिर उसके बाद में N कोश में भरे जाएंगे। तो ये जो है इस प्रकार से क्रम जो है वो इसी तरह से रहेगा। तो ये बोरबरी योजना, तो अभी हमने बात की बोरबरी योजना किसके लिए थी, तो बोरबरी योजना जो है वो कोशों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम बताती है। सिंपल सा पॉइंट है। तो जब भी बोरबरी योजना के बारे में आपके दिमाग में, आप सुनने में, कहीं भी पढ़ने में आए, तो ध्यान रखिएगा ये किसके बारे में बात कर रही है, कोशों के बारे में। इसे उपकोशों या कक्षकों से मतलब नहीं, इसने तो सीधे सीधे बता दिया कि भाई KLMN या 1 2 3 फिर जो कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाएंगे, उसके क्या नियम है। अगला जो पॉइंट है वो आता है अहबो सिद्धांत। अहबो जो है अभी हमने पहले बात की थी, ये उपकोशों में इलेक्ट्रॉन भरने के बारे में बात करता है, यानी जो SPDF उपकोश है उनमें इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरे जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले अभी बात करते हैं कि अहबो सिद्धांत क्या होता है। तो अहबो देखिए जर्मन भाषा का शब्द, सुनने में या पढ़ने में लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ये अहबो एक शब्द है जिसका अर्थ है निर्माण होना, यानी ये किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं है। इसका मतलब है निर्माण होना। निर्माण होने से क्या मतलब है दोस्तों, निर्माण होने से मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से उपकोशों में भरे जाएंगे।
उनका क्या स्तर रहेगा, उसमें इस प्रकार से क्रम किस प्रकार का होगा, इसी क्रम को बताता है ये अफबाउ सिद्धांत। देखिए इस संसार में हर कोई व्यक्ति जो है या कोई भी जो व्यवस्था है, कोई भी सिस्टम जो है वो कम ऊर्जा में रहना चाहता है, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा होने का मतलब है अस्थायित्व। तो इस अस्थायित्व से बचने के लिए ज्यादातर जो सिस्टम है, ज्यादातर जो तंत्र है, वो कम ऊर्जा में रहना पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉन के साथ में भी वही बात है कि अधिक ऊर्जा के क्षेत्र में जाने से पहले इलेक्ट्रॉन उस क्षेत्र में जाना चाहेगा जहां पर ऊर्जा कम है। तो पहले जिन उपकोशों की ऊर्जा कम होगी, इलेक्ट्रॉन उनमें भरे जाएंगे और उसके बाद वे उच्च ऊर्जा के उपकोशों में जाएंगे। तो यहां पर एक पॉइंट है कि इस नियम के अनुसार परमाणु के उपकोशों या कक्षकों में, कक्षकों का मतलब एसपीडीएफ के जो कक्षक हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा के उपकोशों में भरे जाएंगे और उसके पश्चात वे उच्च ऊर्जा के उपकोशों में भरे जाते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में उपकोशों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यहां पर एक पॉइंट है कि पहले उस कोश में भरे जाएंगे जिसमें n+l का मान कम होता है। यहां पर n तो हम देख चुके हैं 1 2 3 4 होगा, KLMN या 1 2 3 4। अब ये l नया पॉइंट आ गया। तो l क्या होता है, देखिए l को हम द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। आगे इसको बात करेंगे, द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब यहां पर नाम तो बड़ा इस तरह से कॉम्प्लेक्स लिख दिया कि भाई द्विगंशी क्वांटम संख्या, सिंपल सा पॉइंट है भाई, ये उपकोशों के बारे में बताएगा, S, P, D और F। और इसके लिए L की जो वैल्यू है वो होती है 0, 1, 2 और 3। यानी S कोश के लिए जो L का मान है वो S उपकोश के लिए L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है। बस इतना सा पॉइंट याद रखिएगा, आगे क्वांटम संख्या में इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले जिस कोश में भरे जाएंगे उस कोश में भरे जाएंगे जिसमें n+l का मान कम होता है। तो अभी हम लिस्ट देख लेते हैं कि ये लिस्ट किस प्रकार से दी जाती है। तो उपकोशों की ऊर्जाओं का जो बढ़ता क्रम है उसकी जो लिस्ट है वो किस प्रकार से है, ये देखिए यहां पर। अब यहां पर एक चीज देखिए कि सबसे पहले 1s 2s 2p। अब यहां पर ये जो पहला नंबर है आपको डिजिट में जो दिख रहा है 1 2 3 4, ये बता रहा है कोशों की नंबर के बारे में। n बराबर 1 2 3 4, या इसी को हम KLMN में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर ये जो पहला डिजिट है 1 2 3 4, ये सब इस प्रकार से कोशों के बारे में बता रहा है, कोशों का नंबर बता रहा है KLMN। जैसे यहां पर अगर बात करें 2p का मतलब है कि भाई इलेक्ट्रॉन इस वाले कोश में है, L में है। इसी तरह से अगर यहां पर 3s की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो M कोश में है। या इसी तरह से मान लीजिए जब आप 4p की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस कैपिटल N वाले कोश में है या 4th कोश में। चलिए ये पॉइंट तो समझ आया कि यहाँ पहला पॉइंट या पहला जो डिजिट है वो कोशों का नंबर बता रहा है। यहाँ पर ये जो इस प्रकार से क्रम है, जैसे हमने बात की थी कि पहले में सिर्फ S कोश उपकोश होता है, दूसरे में S और P होते हैं, तीसरे में SPD होते हैं और चौथे में SPDF होते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा का क्रम, अब यहाँ पर देखिए ऊर्जा के क्रम में ये 4s जो है वो 3D से पहले आ गया। अब ऐसा क्यों आ गया कि भाई पहले 3D में जाने से पहले 4s में कैसा चला गया। तो अभी आपको याद होगा कि एक तो हमने बोरबरी में ये देखा गया था कि उपांतिम में 8 से ज्यादा होने के लिए पहले अंतिम में 2 हो जाने चाहिए। तो उसी नियम के अनुसार यहां पर भी ये पॉइंट है। लेकिन आप यहां पर n+l से अगर देखें तो यहां पर n+l की वैल्यू कितनी आ रही है, s के लिए कितना मान होता है 0, तो 4 + 0, और यहां पर देखेंगे 3 + d के लिए कितना होगा 2, अभी देखा l का मान, तो यहां पर 2, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5, इसकी आ रही है 4, तो पहले इसमें भरा गया। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्रम इस प्रकार से दिया जाता है। तो अफबाउ सिद्धांत उपकोशों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बताता है। अब ये क्रम हमने बता तो दिया कि भाई इस तरह से ये एक लिस्ट है, नहीं याद कैसे करेंगे इसको, तो याद करने का ये एक तरीका है। इस तरह से आप इन सारे उपकोशों का क्रम याद रख सकते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई ये कैसे बन गया, क्या बना दिया, तो वही सिंपल सा है, इसको बनाना सिखा देते हैं। और जब बनाना सीख जाएंगे तो फिर ये क्रम सीधा सीधा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये देखिए 1s यानी n बराबर 1 में एक s होता है, दूसरे में 2s, अब यहां पर 2s, अब दूसरे में एक और होता है 2p। अब ध्यान रखिएगा कि s के नीचे s लिखिएगा, p के नीचे p।
इसके बाद में तीसरा जो n बराबर 3 है वहां पर होगा 3s, 3p और 3d। और इसी तरह से फिर चौथे में 4s, 4p, 4d और 4f। चलिए अभी इतने के बारे में देख लेते हैं। अब इनका क्रम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सीधी सी बात है, इनको इस तरह से एरो बनाते हुए क्रॉस कर दीजिए। अब जो जिसके रास्ते में आए वहां पर एक साथ उनको देख लीजिए, ये एक तरह से यूं यूं, बस। अब इन एरोज में पीछे से स्टार्ट करते हुए जो भी उसमें उपकोष आए उसको लिख लीजिए। जैसे इस पहले में क्या आ रहा है 1s, तो 1s के बाद में अगला कौन सा आ रहा है? दूसरे एरो में देखिए 2s, फिर तीसरे में देखिए पहले क्या आ रहा है 2p, एरो के पीछे से शुरू करना है। फिर आ रहा है 3s, फिर आ रहा है 3p, और फिर देखिए 3p के बाद में 3d नहीं आया है, पहले क्या आ गया है 4s आ गया है, और 4s के बाद आया है 3d और फिर आया है 4p। तो आगे इस तरह से ये चलते रहते हैं। तो अभी हमने जो पिछले पॉइंट में ये एक तरह से क्रम आपको बताया था, जैसे यहां पर आप ये क्रम देख सकते हैं, ये जो क्रम अभी हमने देखा था वो यहीं से लिया गया था, ठीक है, ये इसी तरीके से विकसित किया गया है। तो आबोव सिद्धांत जो है उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बताता है। तो सबसे कम ऊर्जा वाले कोश में पहले और सबसे अधिक ऊर्जा वाले कोश में बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये आबोव सिद्धांत है। अगला जो है वो है इस प्रकार से कक्षकों के लिए। याद होगा अभी आपने तीनों पॉइंट्स देखे हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम में नियम बताए जाते हैं, कि कोशों के लिए बोरबरी योजना, उपकोशों के लिए आबोव सिद्धांत, और जो कक्षक है उसमें हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। अगला बात करते हैं हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, यानी हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखिए ये कक्षक के बारे में बताता है। अब सिंपल सा सिद्धांत है कि भी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाएंगे। तो कक्षकों में इसमें है कि एक ही उपकोष के, पहला पॉइंट तो यहां देखिए, ध्यान रखिएगा, ये एक ही उपकोषों के विभिन्न कक्षकों के बारे में बात कर रहा है। एक ही उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रकार से भरे जाते हैं कि तब तक युग्मन नहीं होगा जब तक कि उस कोश के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए, क्योंकि इस प्रकार की दशा में चक्रण बहुलता अथवा स्थायित्व अधिकतम होता है लेकिन ऊर्जा न्यूनतम होती है। पढ़ने में कई बार लग रहा है कि भाई क्या लिख दिया। सिंपल सा पॉइंट है, उदाहरण के साथ समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ लेंगे। जैसे एस की अगर बात करें तो एस को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि एस में तो एक ही उपकोष, यहां पर ये कह रहा है एक ही उपकोष के विभिन्न कक्षकों में, सॉरी एस उपकोष में एक ही कक्षक है, इसलिए यहां इसको हटा दीजिए। पी की बात कीजिए, पी में 3 कक्षक हैं, तो 3 को मैं यहां पर इस तरह से बना देता हूं, 1, 2 और 3। इसी तरह से डी की अगर बात करें तो डी में 5 कक्षक होते हैं, 5, तो 1, 2, 3, 4 और 5 हो गए। और इसी तरह से एफ की बात करें तो एफ में कितने होंगे, 7 होंगे। तो भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये जो है हो गए 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए अब यहां पर इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हुंड ने क्या कहा? हुंड ने कहा कि भाई देखिए यहां पर जैसे एस में तो छोड़ दीजिए, उसमें तो एक ही कोश है, उसको हटा दिए। पी, डी और एफ में, अब यहां जैसे पी में 3 है और हमें पी में इस प्रकार से हम जानते हैं कि 3 कक्षक है तो अधिकतम कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। डी में अधिकतम 10 आ सकते हैं और एफ में 7 कक्षक हैं तो अधिकतम जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहां पर देखिए अगर मान लीजिए आपको पी में जो है इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मतलब मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो बाकी कम तो कितने भी हो सकते हैं। तो 4 में आप इसको इस तरह से नहीं भर सकते कि पहले आपने एक यहां भर दिया, फिर दूसरा यहां भर दिया, फिर तीसरा यहां भर दिया और चौथा यहां भर दिया। ये तरीका गलत है, या इलेक्ट्रॉन इस तरह से नहीं भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएंगे कि पहले उस उपकोष के सभी कक्षकों में कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन तो भर जाए, बाकी जब फिर एक्स्ट्रा होंगे तब पेयरिंग स्टार्ट होगी, यानी पहले एक एक हो जाएंगे फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। जैसे अगर आप यहां देखेंगे तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से भरे जाएंगे कि पहले एक यहां, फिर दूसरा, फिर तीसरा यहां, मतलब यहां पर तीनों भरे जाएंगे, फिर चौथे इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगी।
यानी एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से इस नंबर से, दूसरे को इस जो है प्रतीक से दिखाते हैं। उसके बाद पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां और छठा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। इसी तरह से अगर आपको डी में भरने हैं और डी में आपको मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने दो दो करके चारों में फिल कर दिया और पांचवें को खाली छोड़ दिया, नहीं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचों में एक एक भर जाएगा। फिर छठे इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगी और यहां पर 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको एफ में मान लीजिए कि 12 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 12 में ऐसा नहीं है कि पहले 6 में दो दो करके काम खत्म कर दिया और सातवां जो है वो खाली पड़ा, नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 यहां भर गए। फिर 8वें से पेयरिंग स्टार्ट होगी, 8, 9, 10, 11 और 12, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये है हुंड का नियम। तो हुंड जो कि इस प्रकार से कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के बारे में बताता है, वो कहता है कि भाई जब भी एक कोश के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि शुरू से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। पेयरिंग तब स्टार्ट होगी जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब ये अवस्था आती है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन भरने हो तो सब में पहले सिंगल सिंगल भरे जाएंगे, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की जो चक्रण बहुलता या आप कहें कि उनकी ऊर्जा जो है वो कम रहती है, उसकी वजह से इनका स्थायित्व, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। तो स्थायित्व को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरे जाएंगे और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम इस प्रकार से कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के बारे में बताता है। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम क्वांटम संख्याओं की बात करेंगे। जो क्वांटम नंबर्स हैं, 4 प्रकार की होती हैं, इनका क्या उपयोग है उसके बारे में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने नील्स बोहर के परमाणु मॉडल में सोमरफेल्ड ने क्या सुधार किया, उसके बाद में जिसको इस प्रकार से नील्स बोहर एक स्तरीय संरचना मान रहे थे, आगे प्रयोगों में उसे 3 स्तरीय माना गया, यानी कोश, कोशों में उपकोश और उपकोशों में कक्षक होते हैं। फिर उसके बाद में इन कोशों, उपकोशों और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के कौन कौन से नियम दिए गए, जैसे बोर-बेरी योजना कोशों के लिए, आवभाव सिद्धांत उपकोशों के लिए, या इसी प्रकार से हुंड का अधिकतम बहुलता का जो नियम है वो कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भरने के लिए दिया गया। तो इन्हीं सब पर जो है आज का हमारा ये टॉपिक फोकस रहा। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए धन्यवाद।